जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 31 दिसंबर 2020 यानी कि वर्ष के आखिरी दिन के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न थे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो इसकी स्थापना अभी किया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब उत्तराखंड में कहां पर हुआ है? तो उत्तराखंड में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है नैनीताल, और नैनीताल जिले में एक स्थान है जिसका नाम है हल्द्वानी। तो वहां पर इसका अभी उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह जो पॉलिनेटर पार्क है उसे उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा विकसित किया गया है। अब पॉलिनेटर पार्क होता क्या है? तो मुख्य रूप से वह हमारी स्पेसीज जो कि परागण करने वाली होती हैं, यानी कि परागण में जो पार्टिसिपेट करती हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और फर्दर इसमें रिसर्च करने के लिए इस पार्क की स्थापना उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो वर्तमान में ये जो हमारा पार्क है इसमें आपको मधुमक्खी की, चिड़ियों की, इसके अलावा जो हमारी तितलियां होती हैं उनकी 40 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो भारत का लाइकेन पार्क है वह भी स्थापित किया गया उत्तराखंड में, और जो भारत का पहला मास गार्डन है उसकी भी स्थापना उत्तराखंड में किया गया है। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो दो कैपिटल यहाँ पर हैं। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल इसी वर्ष बनाई गई है गैरसैंण को। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा में है 5 सीट, राज्यसभा में 3 और यहाँ की विधानसभा में 70 सीटें हैं। स्थापना दिवस ये मनाता है प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कार्बेट, गंगोत्री और राजाजी पार्क नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिलेगा। 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, जिनमें से एक है हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व यानी कि जिम कार्बेट, और दूसरा है राजाजी। उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आइए जान लेते हैं। जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये कर्नाटक राज्य के साथ में टैग हुआ। साक्षरता के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी जिसमें केरल था पहले स्थान पे, उसमें उत्तराखंड था दूसरे स्थान पे। एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य है। प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाने वाला भी ये पहला राज्य है। हल्द्वानी में इससे पहले जैव विविधता पार्क का भी निर्माण किया गया था। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल भी शुरू किया था उत्तराखंड ने। और भारत का जो पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है इसका भी निर्माण किया जाएगा उत्तराखंड में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है उत्तराखंड से। और एक ब्रिज का अभी उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में कौन सा बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ में समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इस बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये किस प्रकार का समझौता है? तो अगर आपने जो हमारे 4 व्हीलर वाहन हैं उनको देखा होगा तो उनके ऊपर जो हमारा फ्रंट शीशा होता है उसके ऊपर एक छोटा सा कार्ड लगा होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फास्टैग कार्ड। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये होता है कि अगर आप लोग किसी टोल प्लाजा पर जाएंगे तो वहां पर आपको रुक करके टोल पे नहीं करना होगा। डायरेक्टली वहां पे जो स्कैनर लगा होगा वह इसको स्कैन कर लेगा और आपके बैंक अकाउंट में जो राशि होगी उसमें से यहां पर टोल फी जो होगी उसका चार्ज कट जाएगा। तो ये होता है फास्टैग। तो अब क्या होगा? अब आप गूगल पे ऐप के माध्यम से जो भी ICICI बैंक के द्वारा फास्टैग दिए जाते हैं उनको यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा उन्हें रिचार्ज भी कर सकते हैं। और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2021 से जो फास्टैग है वह हमारे सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी घोषणा भारत सरकार ने की है। ICICI बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगा। MD और CEO कौन है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अब आइए ICICI बैंक से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं।
सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला हमारे देश का पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। होम उत्सव नाम से एक आभासी प्रॉपर्टी प्रदर्शनी का भी इन्होंने शुभारंभ किया था और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा अपना घर ड्रीम नाम से एक गृह ऋण योजना की भी शुरुआत की गई। ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वीजा कार्ड के साथ में मिलकर के लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए अपनी तरह का पहला डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया आईसीआई ने। श्रीलंका देश में अपने संचालन को बंद कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने और हमारे देश का जो सबसे बड़ा एपीआई बैंकिंग पोर्टल है उसको भी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हेमंत कुमार पांडे को। किसे? हेमंत कुमार पांडे को अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनके द्वारा काम किया गया था। तो जो हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं उनको डेवलप करने में इन्होंने योगदान दिया था। और एक जो हमारी बीमारी होती है जिसका नाम है ल्यूकोडर्मा, तो इसके इलाज के लिए लुकोक्सिन नाम की दवाई का भी इन्होंने विकास किया था, जिसके लिए इन्हें अभी डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार स्वरूप इनको 2 लाख का पुरस्कार मिला और एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। नीति कुमार की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर सर्व है उसके द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौरभ लोढ़ा की बात करते हैं तो इनको यंग इंडियन या ऐसे कुछ पुरस्कार का नाम था उससे सम्मानित किया गया है। तो चलिए कमेंट में बता दीजिएगा कि सौरभ लोढ़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले रिफाइनरी गैस टरबाइन्स के लिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ स्टील मंत्री हैं उनके द्वारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आईओसीएल की जो रिफाइनरी है उसके लिए गैस टरबाइन की निगरानी के लिए एक सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अब ये सेंटर होगा क्या? तो आईओसीएल की बात करते हैं तो इसकी हमारे देश में कुल मिलाकर के 8 रिफाइनरी हैं। तो इन रिफाइनरी में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस समस्या को मॉनिटर कर लिया जाएगा इस रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा और उसके बाद में उस समस्या का क्या समाधान होगा उसके बारे में भी इसके द्वारा सूचना दे दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आईओसीएल के लिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर का निर्माण हैदराबाद में किया गया है। आईओसीएल की बात करते हैं तो ये एक महारत्न कंपनी है। मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। अध्यक्ष और सीईओ हैं इसके श्रीकांत माधव वैद्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की गई है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं यानी कि रोड हाईवे और परिवहन के साथ साथ एमएसएमई मामलों के मंत्री हैं नितिन गडकरी और इन्हीं के द्वारा असम राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है और उसी का इन्होंने घोषणा की है, यानी कि उसी के स्थापना के बारे में इनके द्वारा घोषणा की गई। इसके द्वारा नितिन गडकरी महोदय ने कुल मिलाकर के 20 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम केंद्र का उद्घाटन किया? यानी कि यह एक मीटीरियोलॉजिकल सेंटर है और इसका उद्घाटन अभी किया गया है लद्दाख में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये सेंटर हमारे होते क्या है? तो जैसा कि इसका नाम है मेट सेंटर यानी कि मौसम केंद्र, तो जो उस पार्टिकुलर लोकेशन में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उनके बारे में जानकारी इसके द्वारा दिया जाता है। तो आईएमडी जो हमारे यहाँ पर यानी कि भारतीय मौसम विभाग उसके द्वारा इस प्रकार के सेंटर की स्थापना की जाती है। भारत में कुल मिलाकर के अभी हैं 28 सेंटर और यहाँ पर जो लद्दाख में बना है यह हमारे हिमालयन रीजन में स्थापित किया गया दूसरा सेंटर है। इससे पहले जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी ईटानगर में मेट सेंटर को स्थापित किया जा चुका है। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख की राजधानी लेह में इसे स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन अभी हमारे
पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है। तो लद्दाख में अगर कोई एवलांच जैसी घटना होती है या फिर बादल फटते हैं या फिर फ्लश फ्लड जैसी घटना होती है तो उन सभी के बारे में यह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में कार्य करेगा, यानी कि उसके बारे में पहले ही इसके द्वारा चेतावनी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वैक्सीन गठबंधन गावी के सदस्य के रूप में नामित किए गए। तो गावी का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो गावी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो गावी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहले इसका नाम था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भी हमारे गरीब देश हैं वहाँ पर भी बीमारियों के लिए वैक्सीन पहुँच सके, यानी कि टीका पहुँच सके, उसके लिए ये कार्य करता है। और इसमें ये मदद लेता है WHO की, वर्ल्ड बैंक की और यूनिसेफ की। तो ये हो गया हमारा गावी। अब गावी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग इसके कार्यालय हैं और उन कार्यालय के लिए होते हैं मेंबर। तो म्यांमार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे जिनका नाम था मिंट तवे, ये अभी तक साउथ ईस्ट और वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर सदस्य थे और इन्हीं के स्थान पर अगले 3 वर्षों के लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये यहाँ पर सदस्य बने हैं। ये अध्यक्ष नहीं होगा, ये होगा सदस्य। तो ये बन गए हैं सदस्य। गावी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि स्थापना इसकी वर्ष 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने INCOIS के डिजिटल ओशियन ऐप को लॉन्च किया? तो ये भी लॉन्च किया है हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिजिटल ओशियन नाम का ऐप है, इसके माध्यम से जो भी हमारे सी से संबंधित डाटा हैं उनको मैनेज किया जाएगा और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसी के लिए यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। INCOIS की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक निकाय है जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि INCOIS ने हमारी नौसेना के साथ में भी समझौता किया है, जिसके अंतर्गत ये दोनों एक दूसरे के साथ जो भी हमारे सी से संबंधित डेटा होंगे उनको एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपानी, इन्होंने कितने वर्षों के लिए गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा से संबंधित यह एक नीति है जिसे 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो नीति है यह 2021 से शुरू होगी और 2025 तक चलेगी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि गुजरात सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम लोग जो हमारी अक्षय ऊर्जा होती है उसके माध्यम से 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे 2022 तक। तो ये इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो नीति जारी हुई है इसके भी कुछ प्रोविजन आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये व्यवस्था की गई है कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, वह सोलर पावर को जनरेट कर सकता है और यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी कैपेसिटी का कैप नहीं होगा, यानी कि वह कितना पावर जनरेशन करेगा इसके लिए कोई भी कैप यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। फिर इसमें व्यवस्था की गई है कि जो भी हमारे ग्राहक होंगे वे अगर चाहें तो अपने छत को किराए पर भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपका घर है तो आप अगर चाहें तो किसी कंपनी को अपना छत किराए पर दे सकते हैं जिससे यहाँ पर सोलर पैनल को लगा सके और उससे बिजली का उत्पादन कर सके। तो ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल 4 मेगावाट तक का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहता है तो वह भी स्थापित कर सकता है और अपने यहाँ पर उत्पादित की गई एक्सेस बिजली को वह डिस्कॉम कंपनियों को बेच सकता है, यानी कि जो वे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली की उन्हें अब ये इसको बेच सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें किए गए हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है राजिंदर सच्चर जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजिंदर सच्चर जी की बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश रहे थे जिनका 2018 में निधन हो गया था। तो इनके द्वारा जो भी अपने जीवन के बारे में डायरी वगैरह लिखी गई थी उसी को कलेक्ट करके इनके परिवार वालों ने एक पुस्तक का नाम दे दिया
और इसी का भी प्रकाशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस और ये है राजेंद्र सच्चर साहब की आत्मकथा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो पुस्तकों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया है? तो ये जो समिति होगी इसके अध्यक्ष होंगे शांतनु चौधरी। कौन होंगे? शांतनु चौधरी होंगे इसके अध्यक्ष। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो समिति गठित की गई है हमारे जो भी इंडियन हेरिटेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं शांतनु चौधरी और ये आईआईटी जोधपुर के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किसके द्वारा एकीकृत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूएमआईडी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये ऐप और ये सिस्टम है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकीकृत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो भी हमारे रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनको यहाँ पर बेहतर हॉस्पिटल की सुविधा मिल सके उसके लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनको एक कार्ड भी मिलता है जिसका नाम होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसी के लिए यहाँ पर ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से ये लोग अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इस ऐप की या फिर सिस्टम की, तो भारतीय रेलवे ने इसे रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में मिलकर के डेवलप किया है और ये है हमारे रेल कर्मचारियों के लिए। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। अमेरिका का जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप के बारे में आपको पता होगा कि अमेरिका का यह एक राज्य भी है जो कि द्वीप के समान है और इसी के ऊपर आपको ज्वालामुखी मिलेगी जिसका नाम है किलाउ। तो किलाउ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो दो ज्वालामुखी मुख्य रूप से मिलेगी, एक है किलाउ, एक है मोना लोआ। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। कर्नाटक राज्य में भारत का जो पहला राइस एटीएम है इसको अभी स्थापित किया गया है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे मीर सज्जाद अली और अभी इनका निधन हो गया है। और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ नीड और गोल वेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के लिए साझेदारी की है। यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हमारे ज़रूरतें होती हैं उनके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च करेगा और उसी के लिए यहाँ पर साझेदारी की गई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये ऐप लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लीपो को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और मैंने आपको जब भी पुरस्कार और सम्मान के वीडियो अलग से बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी पुरस्कार और सम्मान की बात आए तो वहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया और किस लिए दिया गया। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तब कहीं जा करके आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो ये जो ची लीपो नाम की डॉक्यूमेंट्री थी ये थी हमारे, क्या नाम था इनका, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, थंगडोक करके नाम था, थंगडोक नाम है, अरुणाचल प्रदेश के थे और इनको ये पुरस्कार मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर सही आंसर होगा। पीएम के द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्मदिवस पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो 100वां जन्मदिवस था तो 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। रफाइल एयरक्राफ्ट जो हमने फ्रांस से खरीदा है इसे अंबाला एयरबेस पर शामिल किया गया हमारे एयरफोर्स में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बीसीसीआई के द्वारा जो महिला चयन समिति है उसकी अध्यक्ष बनाई गई है नीतू डेविड। कौन? नीतू डेविड इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो पुरुष चयन समिति है उसके अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, ये भी आपके बीपीएससी के ही प्रश्न है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर पूछा गया था कि डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को किस फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला?
तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 14 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, 7 फील्ड में ये दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों को किस फील्ड में मिला था। MS धोनी के साथ में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की थी। टाइम मैगजीन के द्वारा जो 100 दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी हुई थी, उसमें शामिल भारतीय अभिनेता कौन थे। और अभी भारत के कितने तत्वों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे, BPSC में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नए साल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।